तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होना है। बीजेपी की तरफ से वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो एक अहम खबर है वो ये कि लाल कृष्ण आडवाणी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। वो अपने घर से बाहर निकले, गाड़ी तक आए, उसके बाद वो वापस लौट गए। इस खबर का क्या मतलब है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे और इस पूरे पहलू पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जी अजीत, इस बीच खबर यह आई है कि संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। 12 सदस्यों वाली संसदीय बोर्ड में वाजपेयी बीमार हैं, 11 सदस्य हैं। आडवाणी उस बैठक में नहीं गए। 10 सदस्य वहां मौजूद हैं। आडवाणी के बगैर संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है। वो बैठक जिसमें मोदी की ताजपोशी होनी है, वो बैठक जिसके बाद मोदी के नाम का ऐलान होना है। आडवाणी अपने घर पर हैं। आडवाणी की गैर मौजूदगी में मोदी का नाम का ऐलान होना करीब करीब तय माना जा रहा है। कैसे देखेंगे इसको प्रदीप जी? देखिए अजीत जी, ये जहां तक दोपहर तक का सवाल था, पटकथा पूरी संसदीय बोर्ड की बैठक की लिखी जा चुकी थी कि संसदीय बोर्ड के सदस्य पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के कमरे में आएंगे पार्टी ऑफिस आने के बाद। वहां से सब मिलकर जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें जाएंगे। वहां बैठक शुरू होगी। आडवाणी जी को जो कहना है वो कहेंगे, सब लोग सुन लेंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह घोषणा करेंगे कि बहुमत से नरेंद्र मोदी को जो है उनका नाम तय किया गया। उसके बाद बाहर आ जाएंगे प्रेस के सामने। मुझे लगता है कि ये बात उनको भी पता चली होगी, आडवाणी जी को। उनको लगा होगा कि मेरी बात अब सुनी भी नहीं जाएगी, तो इसलिए जाने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि उनको ये बात पहले से समझ में आनी चाहिए थी कि जब संसदीय बोर्ड में इतना बड़ा बहुमत नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, तो उस विरोध का उनके जो है वो भी जिन तर्कों के आधार पर वो विरोध कर रहे थे उसका कोई बहुत मतलब नहीं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा भी जुड़ गए हैं। आप संघ के विचारक हैं। राकेश, इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक बार फिर से कुभवन में आडवाणी जी चले गए, क्या कोई पेच फंस सकता है? देखिए, आडवाणी जी एक पूरी भारतीय राजनीति में एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं। उनकी एक अपनी सोच है, अपनी दृष्टि है, और वो सोच दृष्टि उन्होंने पार्टी के सामने रखा। मानना ना मानना पार्टी पर है। पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी ने कई बार ये साबित कर दिया है कि हम नेताओं के आधार पर नहीं, कार्यकर्ताओं के आधार पर चलते हैं। वैसे संघ की पार्टी ज्यादा है मुझे लगता है कार्यकर्ता मिलकर तो अभी कर नहीं रहे। 11 जो संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं, जिसमें आडवाणी को छोड़ दें 10, तो कार्यकर्ता है या नेता है? वो कार्यकर्ता से ही नेता बने हैं। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तय कर रहे हैं अभी कि नेहरू वीटो नहीं चलता है भारतीय जनता पार्टी में। कार्यकर्ताओं का, स्वयंसेवकों की जो सामान्य इच्छा होती है कि मैं जनरल विल करता हूं, जो रूसो ने एक शब्द का उपयोग किया जनरल विल, उसमें माइनॉरिटी ओपिनियन भी होता है, डाइसेंट भी होता है, डाइसेंट भी होता है। रसिया क्यों ले जाए? आप यहाँ बात करें कि यहाँ मोहन भागवत का वीटो चलता है, संघ का वीटो चलता है। देखिए, कार्यकर्ता की बात आप जो कह रहे हैं अजीत जी, बहुत ठीक बात कर रहे हैं। मोहन भागवत जी संघ के सामान्य कार्यकर्ताओं की इच्छा की अभिव्यक्ति है। सरसंघ चालक संघ में कोई तानाशाह नहीं है। इसलिए संघ के बारे में लोग गलत समझते हैं, गलत चीज आरोपित करते हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन आज जो निर्णय हो रहा है वो निर्णय इस देश में जनमानस की जो एक अपेक्षा थी कि एक सशक्त प्रधानमंत्री मिले, और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री ना मिले, उम्मीदवार मिले। प्रधानमंत्री तो 2014 के मई के बाद मिले। देखिए, पहले लोग मोदी जी को संसदीय बोर्ड में प्रधानमंत्री तय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यही मानेंगे कि ये अगले प्रधानमंत्री होंगे। और मुझे लगता है कि देश परिवर्तन खोज रहा है और उस परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय आज लेने जा रही है। चलिए एक बार हम चलते हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर। हमारे संवाददाता अमित कुमार मौजूद हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की, संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। आडवाणी वहां नहीं पहुंचे। एक बार अमित पहले अपडेट लेते हैं। अमित बताएं। देखिए, यहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हो गई। बड़ा इंतजार था कि लालकृष्ण आडवाणी आएंगे। उनके घर पे कारकेट को तैयार भी कर दिया गया था, लेकिन पता नहीं आखिरी वक्त पे शायद कहीं ना कहीं मन को लेकर उहापोह की स्थिति थी और आखिर में उन्होंने मन बदला और शायद अब नहीं आ रहे। जैसी खबरें आ रही कि अब उन्होंने मन बना लिया है कि वो इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं आएंगे। हम आपको चाहेंगे कि कैमरे को नजारा दिखाएं कि वहां पर देखिए, आप नीचे पूरी तैयारी हो गई है। वहां पर जो मंच है वहां पर तैयार है। सारे जो नेता है, रविशंकर प्रसाद, शहनवाज हुसैन जैसे नेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोग आ चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे के भीतर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होगा। तो पूरी तैयारियां होंगी, लेकिन जो उम्मीद थी कि लालकृष्ण आडवाणी के आने के बाद एक सब लोग ऑनबोर्ड होंगे, एक अच्छा मैसेज जाएगा, वो उसमें कहीं ना कहीं संघ और बीजेपी पूरी तरह से नाकाम हो गई है। मंच सज चुका है। पीछे आप नेपथ्य में वाजपेयी की तस्वीर देख रहे हैं, कमल की तस्वीर, कुछ कुर्सियां लगी हैं। इन्हीं कुर्सियों पर बीजेपी के कुछ नेता बैठेंगे, जिसमें मोदी भी होंगे, राजनाथ भी होंगे। अगल बगल की 4-5 कुर्सियां और दिख रही है। इन कुर्सियों पर भी संसदीय बोर्ड
बोर्ड के कुछ नेता होंगे और ऐलान होगा कि मोदी बीजेपी के सारथी, मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। इसी के साथ एक बात और तय हो गई कि आडवाणी अपने घर में, उनकी गैर मौजूदगी, उनकी नाराजगी, उनकी विरोध, सबको दरकिनार कर यह तय हो गया कि मोदी अगले उम्मीदवार। इसको किस तरह से राजनीतिक तौर पर इसको किस तरह से देखते, क्योंकि एक आडवाणी का विरोध मायने नहीं रखता। क्या बीजेपी के लिए किसी तरह की मुश्किल या चुनाव के पहले तमाम तरह की कुछ चुनौतियां भी खड़ी करेगी ये? नहीं, देखिए, एक तो बात बिल्कुल साफ है अजित की अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली दफा वो उम्मीदवार के रूप में सामने आए थे, आडवाणी जी ने ही नाम अनाउंस किया था, वो यूनानिमस लीडर थे अपने पूरी पार्टी के, पूरे गठबंधन के। आडवाणी जी एक इंडिविजुअल भले आज लग रहे हों संघ परिवार के सदस्यों को या उनके समर्थकों, शुभचिंतकों को, लेकिन वो महज एक इंडिविजुअल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और संघ परिवार में अगर इस देश में उसका कोई इतिहास है तो उस इतिहास के प्रवाह के एक बड़े कैरेक्टर हैं, बड़े एक शख्सियत है, और वो विरोध कर रहे हैं। और जाहिर है वो केवल इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि वो मोदी का चेहरा उनको पसंद नहीं है, वो साफ कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं, लेख लिख कर कह रहे हैं कि साहब मोदी साहब गुजरात के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन इस बहुरंगी देश के लिए, विविधता भरे देश के लिए वो पोलराइजिंग पर्सनालिटी हैं, उनकी वजह से एलआई हमारे पास नहीं आएंगे। आरएसएस के पास, बीजेपी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो 272 से 73 तक पहुंच जाए। ऐसे दौर में जब अलायंस बनना है, गठबंधन का दौर चलते रहना है, बीजेपी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने में ये कामयाब नहीं हुआ। एक लाइन और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो अभी अनुराधा कह रही थी, अगर वाकई नहीं आते हैं आडवाणी तो ये नहीं आए, साफ हो जाएगा। आडवाणी नहीं आए, बिल्कुल अगर साफ हो जाएगा इससे कि स्वयं अपनी पार्टी में उनको लेकर विरोध है। ये केवल आडवाणी का विरोध नहीं है, बहुत सारे लोग खामोश कर दिए गए हैं या चुप हैं, लेकिन मतभेद उनका। राकेश सिन्हा बहुत बड़ी बात इन्होंने की, बहुत सारे लोग खामोश कर दिए गए हैं। उसमें हालांकि डायलॉग शत्रुघ्न सिन्हा का बहुत चर्चित है, खामोश, लेकिन कई बार लगता है कि केशव कुंज और झंडेवालान और नागपुर से भी खामोश आता है और लोग खामोश हो जाते हैं। सुषमा स्वराज की खामोशी, अनंत कुमार की खामोशी, मुरली मनोहर जोशी की खामोशी, 3 खामोशियों की तो हम पहचान कर रहे हैं। आडवाणी तो खामोश हैं, अपने घर में है, नाराज है। देखिए, दृष्टि में अंतर को फिर सहमति में बदल देना बहुत बड़ी बात। मैं एक घटना बताता हूँ। 1973 में बुलडोज करके विरोध को दबा देना भी बहुत बड़ी बात है। 1973 में आडवाणी जी जब भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुए तो उनसे वरिष्ठतम लोगों की संख्या 1 दर्जन थी। जगन्नाथ राव जोशी, विजय राजे सिंधिया थे। उस वक्त भी परिवार ने परामर्श और के आधार पर उस वक्त भी एक पीढ़ी परिवर्तन का दौर था और आडवाणी जी उस पीढ़ी परिवर्तन के नायक बने। देखिए, पार्टी एक विचारधारा से चलती है और कार्यकर्ताओं के मिशन से चलती है। उसमें आडवाणी जी की भूमिका रही है, इतिहास में उनकी भूमिका लिखी जाएगी। और आज उनका विरोध हुआ है, वो स्वस्थ विरोध है, वो उनकी असहमति वर्तमान में वो रहना चाहते हैं, आप उनको इतिहास में धकेलना चाह रहे हैं, बेचैनी नहीं है। देखिए, आडवाणी जी को पितृपुरुष मानता है। पार्टी का कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति ने आडवाणी जी के प्रति एक भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आडवाणी जी की असहमति को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी सहमति है। अच्छा, ये बताइए, शब्द का प्रयोग करना कोई मायने नहीं रखता। शब्द का प्रयोग करें या ना करें, शब्द वेदी बांध चलाकर उनको घर में छोड़ दें और उनकी नाराजगी को दरकिनार करके मोदी की ताजपोशी कर दें, किसी भी शब्द से बड़ा है। अजीत जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन कोई भी संगठन अपने लाखों कार्यकर्ताओं की मनोभावनाओं के प्रतिकूल जाकर किसी एक व्यक्ति के वीटो के आधार पर नहीं चल सकता है। चलता तो गलत है। लेकिन राकेश जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूं। आपको याद, आप भूल गए हैं, गोवा में जिस वक्त चल रही थी मीटिंग और जब मोदी जी का नाम आया था, उस वक्त आपकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, आरएसएस के समर्थक आडवाणी जी के घर पे जो नारे लगा रहे थे, इसी पार्टी के लोग, वो क्या कोई अपनी पार्टी के भीष्म पितामह नहीं, वो प्रामाणिकता नहीं है। वो प्रामाणिकता नहीं है। देखिए, ये प्रामाणिकता नहीं है कि संघ के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, पार्टी ने कंडेम किया और यदि एक भी शख्स ऐसा मिलता उसको पार्टी से निकाल दिया जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, भाषा बता रही थी कि वो संघ परिवार के पूरे विचारों से लैस थे। शब्द, भाषा, सीपीएम का कार्यकर्ता बोलता है उसकी भाषा होती है, संघ का बोलता है उसकी अपनी भाषा होती है, कांग्रेसी बोलता है उसकी अपनी भाषा होती है। बिल्कुल साफ, आप ठीक बोल रहे हैं, सबकी भाषा होती है, लेकिन मंच पर नाटक करने वालों की भी अपनी भाषा होती है, जो किसी की भाषा बोल सकते हैं। वापस लौटते हैं। आप संघ की फिलॉसफी भी बता रहे थे, कार्यकर्ताओं की पसंद भी बता रहे थे। हम सिर्फ एक बात करें, क्योंकि एक जो पब्लिक परसेप्शन है और जो थोड़ा बहुत राजनीति समझता है, हम लोग जितना समझते हैं, जाहिर हम कार्यकर्ता नहीं है, हम दूर से जितना समझते हैं कि ये संघ का फैसला है। कार्यकर्ताओं की नब्ज आप पहचानते होंगे, आपका काम है, संघ का काम है। लेकिन संघ चाहता था
कि इस बार मोदी जरूरत है, क्योंकि 2014 का चुनाव है और उसमें बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व में 5-6 नेता भी चाहते थे, 4 नहीं चाहते थे। आपने कहा ना कि उनकी बात को समझकर कार्यकर्ताओं की भावनाओं के हिसाब से फैसला करना, लेकिन जो इन्होंने कहा मैं उसी पे आ रहा हूं, बाकी विरोध या असहमति को दबा दिया गया, बुलडोज कर दिया गया, क्योंकि उनको लगता है मोदी ही अब बीजेपी को उबार सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं 2 बात पूछता हूं, या तो पार्टी में गुटबाजी के आधार पर जो कांग्रेस की तरह लड़ाई हो, जो पहले हुआ करती थी, अब तो होता नहीं है, तो एक परिवार चलाता है, लड़ाई हो, जमकर लड़ाई जो हो। 4 दिन से हो रहा है लड़ाई नहीं है, नहीं जमकर लड़ाई, 4 दिन से हो रहा लड़ाई नहीं है, अडवाणी घर से नहीं निकले लड़ाई नहीं है, गाड़ी में बैठ के बात देखिए, गोवा के समय रूठे रेल लड़ाई मैं नहीं अपनी है। बात तो कह दूं पहले, मैं अपनी बात कह दूं, या तो जमकर खींचातानी हो या फांसीवाद हो, असहमति हो। लोकतंत्र और कहते किसको है कि जिसे असहमति के बाद सहमति हो, डिसएग्री टू एग्री, ये नहीं कि एग्री टू डिसएग्री। देखिए अगर डिसएग्री टू एग्री है नहीं, माफ करें, अडवाणी के केस में डिसएग्री टू एग्री नहीं है। अडवाणी जी चुप हैं, अडवाणी जी की अडवाणी के केस में एग्री टू डिसएग्री है। देखिए एक बात मैं बता दूं कि ये प्रश्न सेटल गोवा के बाद अडवाणी जी के पत्र के बाद हो चुका था, इसे रीओपन करने की आवश्यकता नहीं थी, ये पार्टी की संस्कृति के अनुकूल नहीं है। अच्छा, अडवाणी को किनारे करके और बाकी अडवाणी जी कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं हो सकता, एक बार जान लीजिए, कोई व्यक्ति किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में फैसले 2 ही तरह से हो सकते हैं, सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर। और डेमोक्रेसी में आप लोकप्रियता और बहुमत, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनको इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी में बहुमत से फैसला होना चाहिए, लेकिन अगर 11 सदस्यों के संसदीय बोर्ड में, मैं वाजपेयी को अलग कर रहा हूं इसलिए 11, उस बोर्ड की कमान अगर पीछे भी किसी के पास है जो नागपुर और केशव कुंज में बैठते हैं, तो सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं। ब्रेक के बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इस डेमोक्रेसी के मायने क्या है कि 11 सदस्यीय संसदीय बोर्ड में वाजपेयी को अलग कर रहा हूं, 12 सदस्य, इसकी बागडोर अगर नागपुर से संचालित होती है, क्या यह भी डेमोक्रेसी है?